गाजियाबाद की कहानी शुरू होती है दिल्ली की दहलीज पर बसे उस शहर से जिसने समय के हर दौर को अपने भीतर समेटा है। ये शहर 1857 की क्रांति की गूंज भी सुन चुका है और आज स्वतंत्र भारत की औद्योगिक धड़कन भी बन चुका है। गंगा यमुना के दोआब में बसा गाजियाबाद इतिहास, संघर्ष, उद्योग, शिक्षा और आधुनिक विकास की परतों से होकर गुजरा है। लेकिन आज सवाल ये है कि ये शहर अपनी पहचान कहाँ ढूंढ रहा है, अतीत की विरासत में या भविष्य की चमकती संभावनाओं में। यही खोज हमारी इस यात्रा का आधार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश तिवारी। ट्रैवल जुनून की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं गाजियाबाद के अतीत, वर्तमान और भविष्य को करीब से। लोनी क्षेत्र और आसपास की धरती गाजियाबाद की मूल पहचान से जुड़ी धरती है। ये वो पट्टी है जहां हजारों वर्ष पहले भी मानव बस्तियां और सभ्यता थी। मोहननगर के पास हिंडन नदी के किनारे खुदाई में पता चला है कि यहाँ 2500 ईसा पूर्व में सभ्यता विकसित थी। यहाँ बहने वाली हिंडन नदी गाजियाबाद की सबसे पुरानी और प्राकृतिक जीवन रेखा रही है। ये नदी सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और लगभग 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके नोएडा सेक्टर 150 के पास यमुना नदी में मिल जाती है। सहारनपुर जिले से निकलकर ये नदी मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से गुजरती है। प्राचीन समय में ही नदी के किनारे गांव, खेती और घाटों का विकास हुआ। महाभारत काल से जुड़ी कई लोक कथाओं में इस नदी का नाम हरनदी या हरनंदी के रूप में मिलता है। गाजियाबाद के इसी इलाके से होकर गुजरते एक प्राचीन सड़क मार्ग ने भी इसे दुनिया के मानचित्र पर स्थापित किया। इस सड़क को आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जानते हैं। इस सड़क ने गाजियाबाद को इम्पॉर्टेंट ट्रेड कॉरिडोर और रास्ता बनाया। दिल्ली, मेरठ, लाहौर, कोलकाता के बीच आवाजाही इसी मार्ग से होती थी। गाजियाबाद की पूर्वी सीमा पर स्थित कोट गांव का संबंध 4वीं सदी में समुद्रगुप्त के जाने माने इतिहास से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने कोट कुलजम को पराजित किया और यहीं पर उन्होंने फिर अश्वमेध यज्ञ भी किया। कि गाजियाबाद एक कस्बा ही था, छोटा सा, जो पंजाब से लोग आए भारत के विभाजन के बाद 47 में शरणार्थी के रूप में। उन्होंने गाजियाबाद में छोटे छोटे उद्योग लगाए। तो गाजियाबाद उद्योग की नगरी के रूप में उनके पुरुषार्थ से जाना गया। यहाँ के जो मूल निवासी थे वो एक कैला गांव था, एक ये नासरपुर गांव था, एक कोट गांव था और ये एक बौंजा गांव था। ये गांव जैसे थे, छोटा सा 4 दीवारी में शहर, इतना गाजियाबाद। इस भूगोल और इतिहास के बीच गाजियाबाद की आध्यात्मिक पहचान को गढ़ा दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर ने, जो शहर के अस्तित्व से भी ज़्यादा पुराना है। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था और गौ माता प्रतिदिन अपने थन से दूध इस शिवलिंग पर अर्पित करती थीं। इसी कारण इसका नाम पड़ा दूधेश्वर नाथ। गजीउद्दीन बेग ने 1740 ईस्वी में जब गाजियाबाद बसाया, उससे पहले ही ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र था। शहर की बढ़ती आबादी और व्यापारिक पहचान के साथ साथ ये मंदिर गाजियाबाद की धार्मिक और सांस्कृतिक धड़कन बनकर उसकी मूल पहचान को और भी मजबूत करता रहा। जिले में डासना क्षेत्र का निर्माण सालारसी नाम के राजपूत राजा ने किया था, जो महमूद गजनी के दौर का था। कहा जाता है कि वो कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए गंगा स्नान करने के लिए आया था। इस स्थान को पसंद कर वहां बसा और किला बनवाया। डासना नाम का संबंध किले की नींव खोदते समय किसी व्यक्ति के सांप के काटने की घटना से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो दोस्तों, लोनी, हिंडन, जीटी रोड और दूधेश्वर नाथ मंदिर के कॉम्बिनेशन ने गाजियाबाद शहर की शुरुआती पहचान को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई और इन्हीं वजह से आज जिले में हम ज्योग्राफी, ट्रेड और सेटलमेंट का इंटरसेक्शन देख पाते हैं। हम आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद के 3 बार के विधायक रहे और वर्तमान में समाज सेवी की भूमिका निभा रहे बालेश्वर त्यागी जी के पास और उनसे जानते हैं क्षेत्र को थोड़ा और करीब से। मैंने गाजियाबाद को एक कस्बे से महानगर होते देखा है। मैंने गाजियाबाद को अपराध की नगरी से और शिक्षा के हब के रूप में विकसित होते हुए देखा है।
एक समय ऐसा था कि जब दिल्ली से चलते थे डीटीसी की बस से, और जैसे ही दिल्ली समाप्त होते ही यूपी बॉर्डर पर यूपी शुरू होता था, तो धड़ाम से बस नीचे गिरती थी। सड़क में इतने गड्ढे थे, तो गड्ढों से ये आभास हो जाता था कि गाजियाबाद शुरू हो गया। ऐसा गाजियाबाद था। मुझे ध्यान पड़ता है 89 में, और अमेरिका की एक मैगजीन थी, उसने छापा था दुनिया के 3 शहर ऐसे हैं जिनमें अपराध तेजी के साथ बढ़े हैं, और उनमें एक शहर का नाम है गाजियाबाद। तो सच में गाजियाबाद में अपहरण और जिस तरह से फिरौतियाँ होती थी, कई बार तो ऐसा लगता था कि पुलिस के लोग भी मिले हुए। लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाएं बदली तो बहुत सारे परिवर्तन हो गए और धीरे धीरे सुधार शुरू हो गया। और सुधार मुख्य रूप से 91 में शुरू हुआ, जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने और उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए, और उसी का परिणाम निकला कि गाजियाबाद में कानून व्यवस्था का सुधार हुआ। दोस्तों, हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ट्रैवल जुनून को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आप फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। आइए बढ़ते हैं आगे। 1740 वो दौर था जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के वज़ीर गाज़ीउद्दीन यानी फिरोज़ जंग द्वितीय ने दिल्ली के नज़दीक एक व्यवस्थित कस्बे की नींव रखी और उसका नाम अपने नाम पर गाज़ीउद्दीन नगर रखा। ये बस्ती जीटी रोड और हिंडन नदी के बीच स्ट्रेटजिकली डेवलप्ड थी। इसका मकसद था व्यापार, सुरक्षा और प्रशासनिक संतुलन को बनाए रखना। सरदार गाज़ीउद्दीन ने इस क्षेत्र में कारवां सराय, सराय गाज़ीउद्दीन और एक मदरसा भी बनवाया। इस सराय के कारण आसपास की बस्तियों को गाज़ीउद्दीन नगर कहा जाने लगा। 19वीं सदी में ब्रिटिश काल के दौरान ये जगह एक कस्बे की तरह विकसित होने लगी। ब्रिटिश अफसरों और स्थानीय व्यापारियों को गाज़ीउद्दीन नगर नाम लंबा और कठिन लगता था। उन्होंने इसे छोटा और आसान करके गाज़ियाबाद कहना शुरू किया। आबाद शब्द का अर्थ है बसावट या बस्ती, यानी गाज़ी की बसाई हुई जगह। गाज़ियाबाद के नाम को गढ़ने में रेलवे ने भी बड़ा योगदान दिया। जब साल 1864 में गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन बना और ग्रैंड ट्रंक रोड का महत्व बढ़ा, तब स्टेशन और नक्शों में जगह का नाम गाज़ियाबाद दर्ज किया गया। धीरे धीरे सरकारी रिकॉर्ड, नक्शों और दस्तावेज़ों में यही नाम स्थायी हो गया। गाज़ियाबाद को बाद में गेटवे ऑफ यूपी भी कहा जाने लगा, क्योंकि ये दिल्ली से प्रवेश करने पर उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा शहर है। आज गाज़ीउद्दीन नगर नाम सिर्फ इतिहास और कुछ पुराने दस्तावेज़ों में ही मिलता है, और गाज़ियाबाद नाम ही इस शहर की आज की आधुनिक पहचान बन चुका है। गाज़ियाबाद शुरुआत में एक किलेनुमा सराय थी, जहां इस जगह से होकर गुजरने वाले मुसाफिर ठहरा करते थे। इस सराय को सुरक्षा और नियंत्रण के लिए चारों दिशाओं में 4 दरवाजे भी बनाए गए थे। शहर की पहली योजना में 4 मुख्य गेट शामिल थे, जिनके नाम थे डासना गेट, सिहानी गेट, दिल्ली गेट और नया गेट। ये दरवाजे रात में बंद कर दिए जाते थे। इन दरवाज़ों में से दिल्ली या नया गेट में से एक का नाम बदलकर उसे जवाहर गेट कर दिया गया। आज के समय सिर्फ 2 दरवाज़ों का ही अस्तित्व बचा हुआ है। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री के अगले हिस्से में हम जानेंगे कि 1857 के विद्रोह ने, हिंडन नदी ने और गंग नहर ने इस शहर को कैसे प्रभावित किया। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंडन नदी ने एक अहम भूमिका निभाई। मेरठ में विद्रोह भड़कने के बाद सैनिकों की टुकड़ी दिल्ली की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन हिंडन नदी को पार कर पाने का आसान मार्ग उपलब्ध नहीं था। यहाँ पुल, घाट और नदी किनारे रणनीतिक बाधाएं थी। दोनों पक्षों, ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के बीच यहाँ कई लड़ाइयाँ हुई। यहाँ 2 बड़े युद्ध हुए, जिन्हें आमतौर पर बैटल ऑफ हिंडन कहा जाता है। 1857 का विद्रोह मेरठ में 10 मई को शुरू हुआ था। मेरठ से निकले बागी सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े और बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित किया। अंग्रेज़ों ने इसी रास्ते पर दिल्ली पहुँचने से पहले गाज़ियाबाद के पास हिंडन नदी पर सैनिकों को रोक
रोकने की योजना बनाई। पहला युद्ध 30 मई 1857 को हुआ। हिंडन नदी के पुल पर यह युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध 31 मई 1857 को हुआ। लड़ाई बेहद उग्र हुई, कई घंटे चली। अंग्रेज दिल्ली मेरठ मार्ग को बचाने में कामयाब रहे थे। इतिहासकारों के अनुसार हिंडन युद्ध में 23वीं नेटिव इन्फेंट्री और 60वीं राइफल्स के सैनिकों के साथ कुछ अंग्रेज अफसर भी मारे गए थे। इनमें से कुछ की कब्र आज भी हिंडन विहार इलाके में मौजूद है और ASI द्वारा संरक्षित है। दोस्तों, गाजियाबाद को लेकर गंग नहर का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, जिसे अंग्रेजों के दौर में बनाया गया था। गंग नहर को 19वीं सदी के अंत में 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन द्वारा बनाया गया। गाजियाबाद की धरती पर यह नहर पानी और जीवन दोनों लेकर आई। ये नहर मुख्य रूप से कृषि के लिए बनाई गई थी, ताकि आसपास के खेतों में सिंचाई संभव हो सके और उपज बढ़ाई जा सके। नहर के पानी ने न सिर्फ किसानों की फसलें बचाई, बल्कि नए बाजारों, बस्तियों और औद्योगिक क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा दिया। आज भी गंग नहर गाजियाबाद की भूगोल और विकास में अहम भूमिका निभाती है। नदी के किनारे की भूमि पर बसे गांवों और शहर के विस्तार में इसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। कैमरे के परिदृश्य में आप देख सकते हैं कि कैसे नहर के पानी ने इलाके की जमीन और जीवन को बदल दिया है और गाजियाबाद को एक विकसित और सशक्त शहर में तब्दील करने में योगदान दिया है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री के अगले हिस्से में हम बात करेंगे रेलवे की। रेलवे के आगमन का गाजियाबाद पर क्या असर हुआ, इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। गाजियाबाद शहर को बनाने में यहाँ के गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी बड़ा योगदान है। आज ये स्टेशन शहर के बस अड्डे, दिल्ली मेट्रो के शहीद स्थल, न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन और RRTS स्टेशन से कनेक्टेड है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस स्टेशन की शुरुआत पहले स्वतंत्रता संग्राम के कुछ वर्षों बाद ही हुई थी, जब यहाँ से पहली बार हावड़ा दिल्ली लाइन पर ट्रेनें चलनी शुरू हुई थी। इसके बाद 1864 में दिल्ली मेरठ लाइन की शुरुआत हुई और 1870 में अमृतसर अंबाला सहारनपुर गाजियाबाद लाइन बनी, जिससे आज के पाकिस्तान के मुल्तान से दिल्ली तक रेल संपर्क स्थापित हो सका था। साल 1900 में गाजियाबाद मुरादाबाद लाइन भी शुरू हुई। धीरे धीरे ये स्टेशन दिल्ली और उत्तर भारत के बीच रेल यातायात का एक प्रमुख केंद्र बन गया। 1970 के बाद इस स्टेशन की ज़्यादातर लाइनों का विद्युतीकरण हुआ। दोस्तों, अब हम जानेंगे गाजियाबाद की औद्योगिक पहचान को। गाजियाबाद के उद्योग की जड़ें ब्रिटिश काल से जुड़ी हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को एक कैंटोनमेंट और वाणिज्यिक जोन के रूप में विकसित किया। 1855 में ब्रिटिश व्यापारी एडवर्ड डायर ने कसौली यानी हिमाचल प्रदेश में बेवरी की स्थापना की थी। बाद में इसका विस्तार गाजियाबाद क्षेत्र तक हुआ। एडवर्ड डायर वही शख्स थे जो कुख्यात जनरल डायर के पिता थे। ये वही जनरल था जिसने 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार में सैकड़ों निर्दोष भारतीयों पर गोली चलवाई थी। इसी वजह से डायर नाम भारत में नफरत और उपनिवेशवाद के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। आज़ादी के बाद 1949 में भारतीय उद्योगपति सर नरेंद्र नाथ मोहन ने इस कंपनी को अधिगृहित किया। इसके बाद कंपनी का नाम बदलकर मोहन मेकिन ब्रेवरीज लिमिटेड रखा गया। अब ये सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है, बल्कि बिस्किट, जूस, पेय पदार्थ और इंजीनियरिंग से जुड़ी कई इकाइयों में काम करती है। इस तरह जिस कंपनी की शुरुआत ब्रिटिश उपनिवेशवाद की छाया में डायर परिवार ने की थी, आज़ादी के बाद उसी कंपनी को नरेंद्र नाथ मोहन ने भारतीय पहचान दी और ये स्वतंत्र भारत के औद्योगिक विकास का हिस्सा बन गई। मोहन नगर में आज भी मौजूद इस कंपनी के सामने मोहन नगर मंदिर भी है। जिले का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसकी यादों में ये मंदिर न हो। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद गाजियाबाद तेज़ी से औद्योगिक विकास की ओर बढ़ा। कई बड़ी कंपनियां यहां आई और इंडस्ट्रियल बेल्ट भी बनी। मोदी ग्रुप ने आज़ादी के बाद कपड़ा उद्योग, चीनी मिल, टायर फैक्ट्री और शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए। स्टील और इंजीनियरिंग गुड्स भी यहां पर आए। फार्मा उद्योग ने भी यहाँ जड़ें जमाई। ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स उद्योग यहाँ खुले। फर्नीचर, फैशन और होम फर्निशिंग जैसी कंपनियों को भी हमने देखा। आज गाजियाबाद में लगभग 27,000 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें 1200 लघु, 149 मध्यम और 45 बड़े उद्योग शामिल हैं। यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया, बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, डासना इंडस्ट्रियल एरिया, लोनी इंडस्ट्रियल एरिया, मोदी नगर इंडस्ट्रियल बेल्ट, लोहे की मंडी, साहिबाबाद साइट 4। आज सरकारी क्षेत्र की कंपनियां भी यहाँ हैं, जिनमें BEL और CEL जैसे नाम प्रमुख हैं। BEL रडार कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है, तो CEL सोलर PV मॉड्यूल्स और रेलवे के लिए सिग्नलिंग डिवाइसेस।
दोस्तों, गाजियाबाद को गढ़ने में शिक्षा और प्रोफेशनल कॉलेजेस ने भी बहुत योगदान दिया है। इनकी कहानी उतनी ही रोचक है जितनी इस शहर की औद्योगिक यात्रा। गाजियाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान एक सन्यासी का है और उन्हें गुरु पिताजी महाराज के नाम से लोग जानते हैं। वो सन्यासी थे कलकत्ता के और महानंद मिशन करके एक मिशन था, उससे जुड़े हुए थे और उन्होंने यहाँ महानंद मिशन कॉलेज की स्थापना की थी। पहले प्राइमरी, फिर जूनियर हाई स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर इंटर और फिर महाविद्यालय बना। उसके वो संस्थापक थे। मुझे उनका दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है। तो उन्होंने एक एमएमएच कॉलेज जिसको हम कहते हैं उसको बनाया था और गाजियाबाद में एमएमएच कॉलेज में बहुत सारे लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है। मुझे भी सौभाग्य मिला है, मैंने वहीं से ग्रेजुएशन किया, लॉ किया। किसी समय मुझे ध्यान पड़ता है सूरज भान थे, अम्बाला से एमपी होते थे, बाद में यूपी के गवर्नर भी बने। वो यहीं से एमएमएच कॉलेज से उन्होंने लॉ पास किया था। तो बहुत सारे लोग हैं दिल्ली के, तो अब पता नहीं अब क्या स्थिति है, लेकिन हमारे समय में तो दिल्ली से ट्रेनें भरकर आती थी पढ़ने वाले बच्चों की। तो सच में एमएमएच कॉलेज का शिक्षा में गाजियाबाद में बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरे नंबर पर समुदाय कॉलेज था। जिस मात्रा में, जिस संख्या में, जैसे जैसे आबादी का विस्तार हुआ और आवश्यकताएं बढ़ी तो निजी भी लोगों ने और शिक्षा में काम किया। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि सरकार के स्तर पर शिक्षा की बड़ी उपेक्षा हुई। जो पुराने कॉलेज थे मैनेजमेंट के, उनको जब 74 में बहुगुणा जी ने उनका शिक्षा को अनुदानित सब विद्यालयों को कर दिया, तो उसके बाद कोई नया विद्यालय बना नहीं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के उन 3 जिलों में था, उत्तर प्रदेश के उन 3 जिलों में एक था जिसके जिला मुख्यालय पर इंटर कॉलेज नहीं था, राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था। ये मैंने स्वयं असेंबली में उठाया, उसका प्रयास किया और उसी प्रयास में फिर नंदग्राम में राजकीय इंटर कॉलेज बना। पहला इंटर कॉलेज नंदग्राम। हाँ, राजकीय इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज मतलब 12वीं तक का राजकीय इंटर कॉलेज। तो वो मुझे उसका विद्यालय लाने का भी, उसका भवन का उद्घाटन करने का भी सुअवसर मुझे ही प्राप्त हुआ। तो अब तो गाजियाबाद में बहुत सारे विद्यालय भी हैं। 1975 में जिला बनने से पहले यहाँ शिक्षा का ढांचा मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों तक ही सीमित था। उस दौर में एसडी इंटर कॉलेज, एनआर इंटर कॉलेज जैसे कुछ पुराने संस्थान ही कस्बे की शैक्षिक ज़रूरतों को पूरा करते थे, जबकि उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को मेरठ या दिल्ली की ओर रुख करना पड़ता था। लेकिन 1975 में जिले का दर्जा मिलने के बाद प्रशासनिक महत्व बढ़ा और धीरे धीरे उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों की स्थापना शुरू हुई। मेरठ विश्वविद्यालय से संबंध कई डिग्री कॉलेज खुले, जिनमें महिला शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संस्थान भी शामिल थे। सही बदलाव 1990 के दौर में आया, जब भारत में उदारीकरण के बाद तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की मांग तेजी से बढ़ी। इसी दौर में गाजियाबाद में आईएमएस, आईटीएस, एकेजीईएस, एबीएस जैसे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज बने। इन संस्थानों ने छात्रों को न सिर्फ उच्च शिक्षा दी, बल्कि एनसीआर क्षेत्र की इंडस्ट्री और कॉरपोरेट कंपनियों से उन्हें सीधा जोड़ा। साल 2000 के बाद से गाजियाबाद ने शिक्षा के क्षेत्र में और भी लंबी छलांग लगाई। आज आप यहाँ हजारों स्कूल और सैकड़ों कॉलेजेस को देख सकते हैं। गाजियाबाद ने बीते 2 दशकों में परिवहन और शहरी ढांचे के क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखा है। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और रेड लाइन के विस्तार से शहर को राजधानी से सीधी और तेज़ कनेक्टिविटी मिली है, जिसने लाखों यात्रियों की रोज़मर्रा की यात्रा को आसान बना दिया है। इसी कड़ी में 2023 में भारत की पहली आरआरटीएस का प्राथमिक कॉरिडोर साहिबाबाद से दुहाई तक शुरू हुआ, जिसने गाजियाबाद को एक सुपर कम्यूटर हब के रूप में स्थापित कर दिया। यहाँ के स्टेशन गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई अब हाई स्पीड ट्रेनों के जरिए पूरे एनसीआर को इस क्षेत्र से जोड़ रहे हैं। सड़क ढांचे में भी गाजियाबाद ने ऐतिहासिक प्रगति की है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने लंबी दूरी और शहर के भीतर की यात्रा को तेज और आसान बना दिया है। वहीं 10 किलोमीटर लंबी हिंडन एलिवेटेड रोड ने राजनगर एक्सटेंशन से दिल्ली बॉर्डर तक का सफर बेहद आसान कर दिया है। इन बेहतर रास्तों और कनेक्टिविटी ने गाजियाबाद में आधुनिक टाउनशिप संस्कृति को जन्म दिया है।
वेव सिटी, आदित्यवर्ध सिटी, इंदिरापुरम, वैशाली, कौशाम्बी जैसी नई बस्तियां लिव वर्क प्ले मॉडल पर विकसित हुई, जहां रहना, काम करना और मनोरंजन सभी सुविधाएं एक ही ढांचे में अवेलेबल हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं शहर की मॉडर्न पहचान के बारे में। गाजियाबाद के पुराने दरवाजों के पास बसी मार्केट आज भी लोकल बिजनेस की नब्ज हैं। स्वर्ण जयंती पार्क, सिटी फॉरेस्ट जैसे हरे भरे एरियाज ने भी शहर के वासियों को बहुत राहत दी है। गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सिटी को 5 जोन्स में बांटा है: सिटी जोन, कविनगर जोन, विजयनगर जोन, मोहन नगर जोन और वसुंधरा जोन। इससे सिविक सर्विसेज जोन वाइज ऑर्गेनाइज रहती हैं। 3 तहसीलें हैं जिनके नाम हैं गाजियाबाद, मोदीनगर और लोनी। गाजियाबाद में घूमने फिरने के कई स्थान हैं जिन्हें धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और आधुनिक आकर्षणों के रूप में देखा जा सकता है। धार्मिक स्थलों में दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है और सावन के महीने तथा शिवरात्रि में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। डासना देवी मंदिर भी यहाँ की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मोहन नगर का देवी मंदिर भी यहाँ का विशेष आकर्षण है। ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो 1857 की क्रांति में गाजियाबाद की अहम भूमिका रही थी। हिंडन नदी के किनारे अंग्रेज़ों और क्रांतिकारियों के बीच हुए युद्ध की यादें आज भी यहाँ की कब्रगाहों और स्मारकों में दर्ज हैं। जैसे चूंकि व्यवस्था बढ़ी, साइंस बढ़ी, नए नए तरीके आए, उद्योग बढ़े, उस दृष्टि से गाजियाबाद में उद्योगों का विकास नहीं हुआ। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, एक समय ऐसा आया कि बंगाल में जब कम्युनिस्टों का बड़ा दबदबा बढ़ा तो वहां से कई उद्योग आए गाजियाबाद से उखड़ के, और गाजियाबाद में जैन ट्यूब, अमृत वनस्पति, हिंदुस्तान लीवर, टाटा ऑयल मिल, ये जो ऐसी बड़ी बड़ी स्वदेशी पॉलिटेक्स, ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी जिनमें 5-5 हजार आदमी काम करते थे। बहुत बड़ा एकदम से ये लगा गाजियाबाद में रोजगार के लिए दूर दूर से लोग आते थे। जब यहाँ भी कम्युनिस्ट वो आंदोलन चला, श्रमिक आंदोलन, कई हत्याएं हुई, मारे गए, फैक्ट्रियों में हमले हुए, मालिक मारे गए, तो उद्योग यहाँ के उजड़ गए। अब यहाँ गाजियाबाद में सब 3-3, 4-4 हजार का जो उद्योग, जो रोजगार देती है, सब फैक्ट्रियाँ बन गई, कोई फैक्ट्री। अब बल्कि वहाँ कई तो कॉलोनियाँ कट गई हैं। जैसे जो ये टाटा ऑयल मिल था, आप देखते हो हवाई अड्डे के सामने, वो सबको खड़े हो गए, मकान बन गए। यहाँ वो था हिंदुस्तान लीवर का, टाटा वो डालडा फैक्ट्री थी, अमृत वनस्पति थी, सब आवास बन गए। जैन ट्यूब थी, जैन वनस्पति थी, सब आवास। तो एक तो ये उद्योग यहाँ से उजड़े। दूसरे, गाजियाबाद एक समय तो थोड़ा सा ऐसा आया जिसमें लोगों को ये लगा कि रिटायरमेंट के बाद, जब मेरठ में दंगे वंगे हुए तो लोगों को लगा रिटायरमेंट के बाद गाजियाबाद में बसना अच्छा रहेगा। 89-90 के बाद, हाँ, गाजियाबाद में बसना अच्छा रहेगा। लेकिन वो भी कुछ समय कविनगर, राजनगर रहे, फिर बाद में वहाँ सूर्यनगर, चंद्रनगर उस प्राथमिकता में आ गए। फिर उसके बाद लास्ट प्राथमिकता में ये अपना इंदिरापुरम और ये आए। लेकिन न तो यहाँ, सच बात ये है, इस शहर की अपनी कोई संस्कृति नहीं है, सब बाहर के लोग आए। अब बाहर वाले ना तो अपनी को जिंदा रख पाए, ना इसके साथ आत्मसात कर पाए। आप गाजियाबाद में देखें, सारी कॉलोनी जितनी डेवलप्ड है, किसी भी कॉलोनी में मकानों के सामने नाली नहीं है, सबने बंद कर ली, सबने बंद कर ली, और प्रशासन भी इस बात की कोई चिंता नहीं। तो जो गाजियाबाद में विकास होना चाहिए, एक अच्छे विकास का मॉडल होना चाहिए, वो नहीं होता। इस विकास के मॉडल में जनता का भी सहयोग आवश्यक है और कोई अच्छे विजनरी अफसर का भी आवश्यक है, मतलब प्रशासक या प्रशासन का भी। जो जैसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है तो उसका जो वाइस चेयरमैन है विजनरी हो, किसी समय आए तो मल्टी स्टोरी बने। उस समय शुरू में तो हम भी कहते थे मल्टी स्टोरी कौन चढ़ेगा, लेकिन आज समझ में आता है मल्टी स्टोरी का क्या महत्व है। तो विजनरी लोग ही हम नहीं है। ये गाजियाबाद एक तरह से अफसरों के लिए तो ये
उपजाऊ भूमि, आओ खाओ कमाओ आनंद करो चले जाओ। तो यह विजन और किसी बड़ी योजना से नहीं होता। दूसरी बात, जैसे मोदी जी ने कहा था स्मार्ट सिटी। अब गाजियाबाद को स्मार्ट कैसे बनाओगे? जो पुरानी व्यवस्था है उसे कैसे स्मार्ट करोगे? उसके लिए तो आपको नया शहरी बचाना पड़ेगा। तो उस व्यवस्था में नोएडा हो गया, नोएडा से पहले गुड़गांव हो गया, गुड़गांव के बाद नोएडा हुआ है। तो आप शुरू से ही व्यवस्थाएं ऐसी बनाओगे कि आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं होने दोगे, नियम के नक्शे के अनुसार ही निर्माण होने दोगे और कड़ाई से उसका पालन करोगे। जो सुविधाएं आवश्यक हैं उन सुविधाओं के प्रति प्रशासन बिल्कुल स्ट्रांग मजबूती से अड़ा रहेगा तो संभव है। और नहीं तो फिर धीरे धीरे जरा सी भी छूट हुई तो अनऑथराइज कॉलोनाइजेशन खड़ा हो जाता है। आज गाजियाबाद में चारों तरफ आप नजर दौड़ा कर देखो, अनऑथराइज कॉलोनियां बनी पड़ी है। न उनमें सीवर है, न उनमें नाली है, न उनमें रास्ते हैं, न उनमें अस्पताल के लिए जगह है। कभी फायर स्टेशन बनाना चाहते हो उसके लिए जगह नहीं है, कभी थाना पुलिस चौकी बनाओ उसके लिए जगह नहीं है, कोई पावर हाउस बिजली का सब स्टेशन बनाना हो उसके लिए जगह नहीं है। मैंने तो खोड़ा को देखा है, मेरी विधानसभा में था खोड़ा जब मैं एमएलए होता था यहाँ से। तो वहाँ मैंने लोगों से खुशामद करके और उनसे दान में जगह ली स्कूल के लिए। लोगों ने जगह दी अपनी जगह से में से सब स्टेशन बिजली के बनाने के लिए, पानी की टंकी बनाने के लिए। तो ये विकास के सही दिशा में बढ़ने के बजाय दिल्ली के नजदीक होने के कारण। और दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो आवश्यकता है समय की, उस आवश्यकता के अनुसार आपका विकास का मॉडल नहीं होगा तो चलेगा नहीं, फ्लॉप हो जाएगा। जिस मात्रा में लोग गाजियाबाद में आ रहे थे उस मात्रा में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने न तो भवन बनाए न प्लॉट बनाए। दूसरी बात, जिस आर्थिक स्तर के लोग गाजियाबाद में आ रहे थे उस आर्थिक स्तर का भी यहाँ व्यवस्था न मकानों की थी न प्लॉट्स की थी। किस साल की मदद कर रहे हैं? मैं ये शुरू जब से गाजियाबाद विकास कर रहा हूँ 73-74 से, कभी केवल एक आप अगर आप इसको विवेकानंद नगर को छोड़ दो जिसमें बहुत कम लागत के मकान बनाए, कोई एक भी कॉलोनी नहीं बनाई इसमें जो समाज के गरीब लोगों के, कम साधन वाले लोगों के परिवार भी बच सके। इसीलिए अनऑथराइज कॉलोनाइजेशन 50 गज के भी प्लॉट हैं, 25 गज के प्लॉट हैं, आदमी की आर्थिक पहुंच में वो हो जाए। तो इसलिए गाजियाबाद एक जो विकास का मॉडल बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। गाजियाबाद की कहानी जितने गौरवशाली अतीत से जुड़ी है उतनी ही अधूरी इसके वर्तमान में दिखती है। ये शहर कभी औद्योगिक शक्ति और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के साथ ये न तो अपनी विरासत को पूरी तरह सहेज पाया और न ही आधुनिकता की दौड़ में खुद को आगे ले जा सका। जब गुरुग्राम और नोएडा जैसी जगहें अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ रही हैं, तब गाजियाबाद योजनाओं और दूरदर्शिता की कमी के कारण पिछड़ता दिखाई देता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि और नीति निर्माता यदि सच में शहर को उसकी असली पहचान दिलाना चाहते हैं तो उन्हें अतीत और भविष्य के बीच पुल बनना होगा, वरना ये शहर सिर्फ दिल्ली की सरहद पर बसा एक ठिकाना बनकर रह जाएगा जिसकी पहचान हमेशा हो सकता था और होना चाहिए था जैसे अधूरे वाक्यों में कैद रह जाएगी। यही प्रश्न हमारे इस डॉक्यूमेंट्री का आखिरी पड़ाव है और आने वाला समय ही इसका उत्तर देगा।